हम लोगों का इतिहास का जो पहला अध्याय था जिसका नाम था लेखन कला और शहरी जीवन अध्याय 1, इसमें से हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद फिर आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे, शायद स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए तक, वहाँ तक। उसके बाद फिर आज हम लोगों को एक नया टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक जिसका नाम है शहरीकरण का महत्व। जो वहाँ पर शहरीकरण हुआ था तो उसका क्या महत्व था, ठीक है, या फिर किस प्रकार से शहरीकरण हुआ था, या कौन कौन से प्रकार थे। प्रकार तो नहीं थे यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ पर यही जानना है कि वास्तव में वो लोग शहरीकरण किए थे तो किस किस चीज़ों का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि किस युग के थे, इससे के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा साइड तरफ आप लोग देखोगे, जिसके पास किताब है वो निकालोगे और साइड तरफ देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। आप लोगों को हम कल भी समझाए थे कि हर एक समय, हर एक युग में जिन जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा था उसको हम लोग उसी युग के नाम से जानते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा समय जिस समय मनुष्य सबसे ज़्यादा मात्रा में पत्थरों का उपयोग किया करते थे, उस समय को हम लोग पाषाण युग के नाम से पढ़े थे। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा समय जिस समय मनुष्य तांबा का सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे थे, उसको हम लोग ताम्र युग के नाम से पढ़े थे। उसके बाद फिर अभी जो हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे, तो मेसोपोटामिया वासी या मेसोपोटामिया के लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में कांसे का उपयोग कर रहे थे। इसी के कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर तब अभी जो हम लोग जी रहे हैं तो अभी हम लोग ना तो सोने का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ना चांदी का, ना ही लोहा का, ना ही पत्थर का। तो अभी वास्तव में हम लोग किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं? तो बिल्कुल कल हम ये भी बताए थे कि हम लोग जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में अभी उद्योग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के कारण अभी का जो समय है उसको औद्योगिकीकरण का युग कहा जाता है। ठीक है, या औद्योगिक युग कहा जाता है। ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया का जो प्राचीनतम नगर का निर्माण जो है वो कांस्य युगीन यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो चुका था। मतलब वहाँ का जो सबसे प्राचीनतम शहर है उसका निर्माण होना लगभग 3000 ईसा पूर्व को प्रारंभ हो गया था। 3000 ईसा पूर्व कहने का मतलब ये है कि अभी से यदि देखा जाए तो 5000 साल पहले ये प्रारंभ हो चुका था। उसी के साथ साथ हम लोगों को इसमें बताया जा रहा है कि कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। यदि हम लोग बात करें कांसा का, तो कांसा, तांबा और रांगा 2 प्रकार का धातु है, इसी के मिश्रण से जो है बनाया जाता है कांसा को। ठीक है, कह रहा है कि कांसे का इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। और कांसे का इस्तेमाल का मतलब हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि ये धातु जो है दूर दूर से मंगाई जाती थी। दूर दूर से क्यों मंगाई जाती थी? क्योंकि यदि देखिए हम लोग मेसोपोटामिया का, तो मेसोपोटामिया में हर जगह पर आप लोगों को तांबा या रांगा मिलेगा नहीं। ठीक है, अलग अलग जगह से मंगाना पड़ता था और उसके बाद फिर जाकर के उसको मिला करके जो है इसका कांसा बनाया जाता था। ठीक है, आगे यदि देखिए तो कह रहा है कि बढ़ाई का सही काम करने, मनके को छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़, सीपिया काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम बहुत प्रकार का काम तो होता था। ठीक है, पर हर एक काम करने के लिए जो है उसमें औजार का जरूरत पड़ता होगा। जैसे आज भी आप लोग देखोगे कि दीवार का मान लेते तोड़ना है दीवार को, तो दीवार को तोड़ने के लिए अलग अलग औजार है। यदि आप खुदाई करना चाहते हो कहीं पर, तो खुदाई करने के लिए अलग अलग औजार है। कुछ यदि आप लोग बनाना चाहते हो कुछ डिजाइन वगैरह, तो उसके लिए अलग अलग औजार चाहिए होता है। तो उस टाइम भी वो लोग बहुत सारे चीज़ों को बनाते थे। ठीक है, चाहे बढ़ाई का काम करने के लिए, बढ़ाई मतलब जो लकड़ी का काम वगैरह करता है उसका काम करने के लिए हो, या मनकों पर छेद करने के लिए। मनके होता क्या था? मनके एक प्रकार का आभूषण टाइप का होता था जो कि अलग अलग प्रकार के पत्थरों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता था। ठीक है, जिसका उपयोग जो है स्त्रियां उस टाइम की सजने संवरने के लिए करती थी। पुरुष लोग भी उस टाइम सजने संवरने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे पुरुष जो है सजने संवरने में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चियां तो लेती ही है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो पत्थर की मुद्राएं उकरने। पत्थर की मुद्राएं उकरने के मतलब है यहाँ पर कि पत्थरों पर डिजाइन बनाने का बात कर रहा है, या पत्थरों से मुद्रा बनाने का। पैसा तो उस टाइम था नहीं। कल आप लोगों को हम दिखाए थे, आप लोगों को कार्निलियन पत्थर और जैस्पर पत्थर, एक लाल रंग का और एक नीला रंग का,
जिसका उपयोग वे लोग क्या करते थे कि पैसे के रूप में मतलब मुद्रा के रूप में करते थे, और बाकी जो है वस्तु को खरीदने के लिए वे लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का भी उपयोग किया करते थे। वस्तु विनिमय क्या था ये भी आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास में पढ़े थे। यदि आप लोग भूल गए हैं तो बस आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदने के लिए दूसरे प्रकार के वस्तु उसको देते हैं तो इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु को लेना या देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो इस प्रकार से वे लोग उस टाइम वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर कहना है फर्नीचर में जड़ने या सीपिया काटने, इन सभी के लिए धातु की औजार की आवश्यकता पड़ती थी। और कह रहा है कि मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। यदि मेसोपोटामिया में जो भी हथियार या जो भी औजार का उपयोग किया करते थे वे लोग, वो सारे के सारे जो है कांसे का ही होते थे। ठीक है, मतलब कांसा का ही वे लोग सारे के सारे चीज़ों को बनाते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोक कांसे से बनी होती थी। ठीक है, जो भाला होता था, भाला मतलब तो समझते हो ना, एक डंडा टाइप का पीछे बंधा हुआ होता है और सामने तरफ जो है थोड़ा सा नुकीला कुछ बनाया जाता है। तो वो जो नोक होता है, सामने जो नुकीला वाला भाग होता है, उसको भी वो लोग बनाने के लिए कांसे का ही उपयोग किया करते थे। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए, अब यदि हम लोग टॉपिक पर आते हैं तो हम लोगों को टॉपिक में बताया जा रहा है, पहले टॉपिक का नाम है शहरीकरण का महत्व। अब इसमें बताया जा रहा है कि शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते। कह रहा है कि शहर का बात करें और नगर का बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग ही निवास करते हैं या लोग रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन होने लगता है या तो फिर कुछ आर्थिक गतिविधियां मतलब होता है कि पैसे कमाने के लिए कुछ काम वगैरह, जैसे उद्योग स्थापित करना। ठीक है, उद्योग में भी आप लोगों को पता है वैसे तो 3 प्रकार का उद्योग होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जो है क्लास 12 ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा हिंट आप लोगों को कर दे रहे। उद्योग का 3 प्रकार है, एक है कुटीर उद्योग, एक है मध्यम उद्योग और तीसरा है बृहत उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग जो कि घर में ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो सामान वगैरह बनाते हैं घरों में, जैसे कि बहुत कोई झालमुड़ी वगैरह बनाता है, या तो फिर कुम्हार लोग क्या करता है, वो क्या करता है मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाता है छोटा मोटा मात्रा में, तो उसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग का मतलब होता है कि एक ऐसा उद्योग जिसमें क्या होता है कि सामान बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन उतना भी सामान नहीं बनाया जाता है जितना सभी लोगों का आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा होता है बृहत उद्योग, मतलब बहुत बड़ा उद्योग कि लोगों का जितना भी आवश्यकता है उन सभी आवश्यकता को पूरा करने में वो सक्षम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे बृहत उद्योग। क्या तो अभी यदि यहाँ पर बात करें तो उद्योग वगैरह जहाँ पर स्थापित होता है वहाँ पर भी लोगों का जनसंख्या बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो लोग ये सोच करके वहाँ पर जा करके बसने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि हम यदि यहाँ पर बसेंगे तो हमको भी यहाँ पर कुछ रोजगार मिल जाएगा, और इसी के कारण वहाँ का जनसंख्या भी बढ़ जाता है। आगे बताया जा रहा है कि इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। कस्बे का मतलब क्या होता है? कस्बा मतलब होता है छोटा मोटा गाँव टाइप का। ठीक है, उसको कस्बा कहा जाता है। कस्बा भी उस जगह पर बसने लगते हैं, और ऐसी परिस्थितियां में लोगों का कस्बा में इकट्ठा रहना इसके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। और ऐसी स्थिति में लोगों का कस्बा में भी इकट्ठा रहना फायदेमंद होता है। अब कैसे बोलोगे फायदेमंद? तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कस्बा वगैरह फैलेगा ना तो लोगों को एक साथ काम वगैरह मिलता रहेगा। एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 5 फ्रेंड है और 5 फ्रेंड एक गाँव में रहने लगा। किसी एक को काम मिल रहा है तो कहे किसी न किसी प्रकार से अपने मालिक को कहेगा कि मेरा भी मित्र है और उसको भी काम दीजिए, यदि आपके पास है तो एक से दूसरे को भी काम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फायदेमंद है पहला। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक यदि कुछ काम को कर रहा है, ठीक है, और दूसरा भी वो काम करना चाहता है तो उसको भी वो काम मिलेगा। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई एक काम करने के लिए गया है और उसका घर में कुछ काम है, छोटा मोटा काम, तो दूसरा व्यक्ति भी उसको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कस्बा में एक साथ मिलजुल करके रहने से या एक साथ इकट्ठा होकर के रहने से जो है ये दोनों के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। दोनों के लिए क्या, और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उन लोगों के भी फायदेमंद होंगे। आगे कह रहा है कि विशेषता इसीलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन
और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा इसीलिए भी कह रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन ही सिर्फ नहीं होता है, खाद्य उत्पादन के साथ साथ व्यापार का काम भी होता है और अन्य उत्पादन का काम भी होता है। मतलब यहाँ पर फैक्ट्रियों का उत्पादन का बात कर रहा है, ठीक है। और तरह तरह की सेवाओं का मतलब होता है कि जिसमें वस्तु का उत्पादन होता नहीं है, परंतु क्या होता है कि उसमें किसी प्रकार से दूसरे की सहायता की जाती है, तो उसको सेवा काम कहा जाता है। जैसे कि अभी हम आप लोगों के लिए कुछ उत्पादन नहीं कर रहे, परंतु आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, मतलब आप लोगों को हम सेवा देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बदले में पैसा मिलता वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम सेवा देने का काम कर रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा आप लोगों का सेवा कार्य, ठीक है। तो ये सभी काम जो है शहरों में होता है। आगे बताया जा रहा है कि नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित रहना पड़ता है। देखो, जैसे गांव के लोग क्या करते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं ना, वो अपना फसल को खुद उत्पादन कर लेते हैं। दूसरा, कुछ छोटा मोटा घर वगैरह बनाना होगा मिट्टी वगैरह का, तो वो लोग खुद बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर गांव वाले होते हैं कि अपना काम खुद कर लेते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि शहर में आप देखोगे तो उद्योग स्थापित करने वाला और उद्योग को चलाने वाला अलग व्यक्ति है, घर बनाने वाला अलग व्यक्ति है, ठीक है, और भी अलग अलग काम करने वाला अलग अलग व्यक्ति है। तो मतलब हर एक काम को करने के लिए अलग अलग लोग हैं। कहाँ पर? शहरों में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शहरों में हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है और उसमें आपस में बराबर लेन देन भी होता है। लेन देन का मतलब क्या होता है कि सामान लो सामान दो, बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन ये वस्तु विनिमय की तरह भी होता है, ठीक है। वस्तु विनिमय भी होता है। और देखो, उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है। वो स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता है और वो ये भी नहीं जानता कि मुद्रा के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करे। देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग देखें ना, मेसोपोटामिया में एक तरीके से काम का भी बंटवारा कर दिया गया था। काम का बंटवारा मतलब हर एक के लिए अपना अपना अलग अलग काम। जैसे कि किसी को यदि पत्थर पर मुद्रा उकेरना है, मतलब कुछ चित्र वगैरह बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसको कांसे का औजार की जरूरत पड़ेगा। अब जो उकेरना चाहता है, अब वही सोचेगा कि हम कांसे का औजार बना देंगे, तो वो फिर नहीं सकता है, नहीं सकेगा। ऐसा क्यों नहीं सकेगा? क्योंकि सबसे पहले तो उसको ये नहीं पता होता था कि औजार को बनाना कैसा है, औजार को बनाएंगे कैसे। दूसरा, ये भी उन लोगों को पता नहीं होता था कि हम जो अभी मुद्रा उकेरेंगे तो वो पत्थर जो है, मतलब रंगीन पत्थर, वो आएगा कहाँ से, ठीक है। मतलब जैसे कि बिजनेसमैन जो होते थे उस टाइम, एक पक्का बिजनेसमैन होते थे कि जो अपना काम है उस अपने काम के बारे में किसी दूसरे को बताते नहीं थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, दूसरा सीखेगा तो फिर वो भी काम करेगा। या फिर एक तरीके से देखिए तो इतिहासकार के अनुसार कि वे लोग ऐसा सोचते थे कि हर एक के लिए अलग अलग काम होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी अपना सोच के हिसाब से देखें तो ये लोग हो सकता है कि अपना काम को दूसरे को सिखाना नहीं चाहते थे। यदि दूसरे को सिखाएगा तो हो सकता है कि उसका इनकम घट जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कोई सब्जी बेचने वाला है मान लेते हैं, और वो सब्जी बेचने वाला मान लेते हैं कि जहाँ से सामान लाता है सस्ता में, वो यदि सभी को बताएगा तो 2-4 आदमी तो ऐसा कंफर्म मिलेगा जो सीधे सब्जी वाला को छोड़ करके उसी जगह पर जा करके सामान को ले लेगा, होगा ना। तो बिल्कुल इसीलिए जो है ऐसा होता है, ठीक है। तो हो सकता है हम लोग यदि अपना मत के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो व्यापारी लोग रहे होंगे या जो भी लोग रहेंगे वो अपना काम का जानकारी दूसरे को देते नहीं थे। लेकिन इतिहासकार के अनुसार माने तो इतिहासकार कहते हैं कि हर एक का काम जो है अलग अलग था, ठीक है। उनकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती थी, वह व्यापार करना नहीं जानते थे। जो नक्काशी करने का काम करते थे, जो पत्थरों पर उकेरने का काम करते थे, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपने काम पर जो विशेषज्ञ था, मतलब जो अपने ही काम में निपुण था, जो काम उसको बहुत अच्छे से आता था, वे लोग सिर्फ उसी काम को करते थे, ठीक है। बाकी काम में वे लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। यह हो सकता है कि वो काम, दूसरा काम जो है वो जानते नहीं होंगे, और इसी के कारण जो ऐसा होता था कि वहाँ पर काम का बंटवारा जो है अलग अलग था, ठीक है।
आगे बात करें कि कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि औजार बनाने वाला जो है वो धातु में तांबा या रांगा जो है उसको लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता था। कह रहे कि साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती थी। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि यदि लकड़ी भी लाना होगा मतलब ईंधन के लिए, तो वो लकड़ी भी वो खुद नहीं लाता था। तो इतिहासकार मानते हैं, मतलब पुरातत्वविद मानते हैं कि वहाँ पर जो है काम जो है या श्रम का विभाजन था। अब यदि आप लोगों को कोई पूछेगा कि श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल शब्द में आप लोगों को बताना है कि श्रम विभाजन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको उनका काम के आधार पर बांट दिया जाता है और इसी को श्रम विभाजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते 5 भाई हैं, तो पांचों भाई को अलग अलग काम दे दिया जाता है। ठीक है, मान लेते किसी को घर का सफाई करने के लिए दिया जाता है, किसी को घर का सामान लाने के लिए दिया जाता है, मान लेते तीसरा को पानी लाने का काम दिया जाता है, हो सकता है किसी को खाना बनाने के लिए काम दिया जाता है, या और एक जो भाई है उसको कुछ भी काम दिया जा सकता है। ठीक है, अब पांचों को यदि हम लोग अलग अलग काम दिए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, श्रम का विभाजन हुआ। मतलब जो काम है उसका विभाजन हो जाना ही श्रम विभाजन कहलाता है। क्या ये बात सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माण निर्माताओं के लिए ईंधन, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरत चीज़ें भिन्न भिन्न जगह से आती है, जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडार भी आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर हम लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि यदि हम लोग शहरी अर्थव्यवस्था में बात करें तो यहाँ सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। सामाजिक संगठन कहने का मतलब यह है कि समाज में जो भी काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उन सभी के साथ मेल जोल भी होना जरूरी है। अब बोलोगे मेल जोल क्यों होना जरूरी है? तो यहाँ पर हम लोगों को सिंपल शब्द में बताने का प्रयास किया गया है कि हर एक वस्तु जो है अलग अलग जगहों से आती है और एक ही व्यक्ति यदि प्रयास करेगा कि अलग अलग वस्तुओं को हम खुद ही लेकर के आएंगे तो ऐसा भी करना संभव नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग जगह से सामान को लेकर के आएगा तो उससे हम लोगों को आसानी से मिल जाएगी और तभी मिलेगी जब उनके साथ मेरा मेल जोल रहेगा। आज आप लोग को भी पता है कि मान लेते हैं आप भी एक कपड़ा दुकानदार हो और कोई और एक है वो भी कपड़ा दुकानदार है। अब दोनों मान लेते हैं आपस में ही लड़ता है। ठीक है, अब दोनों आपस में लड़ता है तो मान लेते किसी के पास कभी सामान घट जाएगा तो दूसरा वाला देगा? नहीं देगा। लेकिन उसी जगह मान लेते दोनों में मेलजोल रहा कि जिसका भी सामान घटेगा वो एक दूसरे से ले सकता है या दे सकता है, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों को भी फायदा होगा कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि उस टाइम जो है सामाजिक संगठन होना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था? ताकि उन लोगों का संगठित व्यापार जो है वो हो सके। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं और उनके संग्रह का वितरण के लिए अर्थव्यवस्था करनी होती है। अर्थव्यवस्था बोल रहे व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ का बात करें तो गांव से आते थे, क्योंकि गांव में उसका उत्पादन होता था ज़्यादातर खाद्य पदार्थ का, और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती थी। अब उनका संग्रह मतलब होता है जमा करना। जमा कैसे किया जाता था कि जैसे जहाँ उत्पादन होता है वहाँ से लेकर के आते थे और अपना गोदाम में ले जा करके भर देते थे, ये संग्रह करना होता था। और वितरण करना, वितरण मतलब वो तो फ्री में वितरण करेगा नहीं, मतलब उसको बेचता था। ठीक है, तो बेचने का जो क्रिया है इसको कहा जाता था वितरण करना। यहाँ पर तो यहाँ पर यदि बात करें तो उनके लिए मतलब संग्रह करने के लिए और वितरण करने के लिए जो है उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उनके तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। अब जैसे कि मुद्रा बनाने वाले के लिए यदि बात करें तो मुद्रा बनाने वाला एक अकेले तो सब चीज़ नहीं ला सकता है। मुद्रा बनाने वाले को काटने के लिए पत्थर तो चाहिए ही, पत्थर के साथ साथ उसको तराशने के लिए जो है औजार भी चाहिए होगा और बर्तन भी चाहिए होगा। ठीक है, और जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं
और इसमें सिंपल सी बात है कि ऐसे काम में कुछ लोग आदेश भी देते हैं, मतलब डायरेक्शन देने का काम। जैसे इंजीनियर लोग होता नहीं है, वो खुद कुछ काम करेगा नहीं, बस ऑर्डर देते रहेगा कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब होता है। तो ठीक उसी प्रकार उस टाइम पे कुछ आदेश देने वाला भी काम होता था और दूसरे उसका पालन करते थे और दूसरा आदमी जो है उसका पालन भी करता था। साथ ही साथ कह रहा है कि इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में अपना हिसाब किताब लिखित रूप से रखना होता था। और यदि बात किया जाए शहरी अर्थव्यवस्था में, तो उसका जो हिसाब किताब होता था उसको भी लिखित रूप से रखना आवश्यक होता था। नहीं तो फिर उतना बड़ा हिसाब किताब यदि लिखित रूप से नहीं होता तो सिंपल सी बात है, उसमें गलती होता ही। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर हम लोगों को एक थोड़ा सा एक चित्र के साथ दिया गया है जिसको वार का शीर्ष बोला गया। ठीक है, देखो आप लोगों के पास यदि किताब है तो आप लोग किताब में देखोगे, और किताब नहीं है तो आप इस वीडियो को घर में जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर दिया गया है वार का शीर्ष, और इसमें आप लोगों को बोला जा रहा है कि 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में, उरुक नाम का एक नगर था वहाँ पर, ठीक है, मेसोपोटामिया में, वहाँ पर कह रहा है कि स्त्री का ये सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। जो आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये एक औरत का सिर है। ठीक है, एक स्त्री का सिर है और इसको सफ़ेद संगमरमर को तराश करके बनाया गया था। ठीक है, सफ़ेद रंग का जो संगमरमर था उस संगमरमर को तराश करके बनाया गया था, मतलब काट छाट करके बनाया गया था। और कह रहा है इसको कि इसके आंखें और भौहें में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। ठीक है, डामर हो सकता है कुछ पत्थर का ही प्रकार होगा। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि नीले लाजवर्द और उसके बाद सफ़ेद सीफी, सीप, शंख जो होता है वही चीज़, और डामर की जड़े से बनाई गई होगी। ठीक है, हो सकता है कि मतलब वहाँ पर रंग बिरंगा बनाया होगा ताकि वो देखने में सुंदर लगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है हम लोगों को कि सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना बनाने के लिए बनाया गया है था। ठीक है, देखो सिर के ऊपर एक यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, आप चित्र को देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आभूषण वगैरह बनाने के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया होगा, कि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ आभूषण भी लगा होगा। ठीक है, आगे यदि बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख थोड़ी डोरी और गले की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, और इतना समय पहले जो इसको बनाया गया था इसी के कारण यह विश्व प्रसिद्ध था और ये बहुत सुंदर भी था। उस समय के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। अभी भी यदि देखें आप लोग तो आप देखोगे कि होंठ, नाक, आँख वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया गया है, जिसके कारण यह बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये एक ऐसे कठोर पत्थर का तराशा गया है जिसका काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। और कह रहा है कि इसको जिस पत्थर से बनाया गया था ना, यह बहुत कठोर था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको बहुत दूर से लाया गया था। कह रहे कि पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्मित में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा उसकी सूची बनाइए। तो आप लोग सूची बनाओगे, ठीक है, कि हो सकता है कि और किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ा होगा। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि शहरों में माल का आवाजाही। शहर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, और उसके बाद माल का आवाजाही का मतलब यहाँ पर है कि वहाँ पर जो व्यापारी लोग होते थे या तो फिर जो किसान लोग होते थे, वो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाते थे और ले करके आते भी थे। ले करके क्या क्या जाते थे, जो जो उन लोगों का उत्पादन होता था उन सभी चीज़ों को वह क्या करते थे कि अलग जगह ले करके जाते थे। लेकिन जिन जिन चीज़ों की कमी होती थी, मतलब जो उनके पास नहीं होता था, वो क्या करते थे, वो दूसरी जगह से खरीद करके लाते थे। तो इसको कहा जाता आवाजाही, मतलब आना जाना वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, उसके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। मेसोपोटामिया का वहाँ का यदि हम लोग बात करें तो खाद्य संसाधन जो था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, मतलब वहाँ पर खाद्य संसाधन की बहुत ही ज़्यादा भरमार थी। इसके बावजूद यदि हम लोग देखें तो वहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव था। जितना भी खनिज संसाधन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो खनिज संसाधन की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी। आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहर और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी।
यदि हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि औजार बनाने के लिए, अच्छा आप लोग बताइए, तो औजार बनाने के लिए वो लोग किस धातु का उपयोग करते थे? कांसा का। इसीलिए आप लोगों को कल बताए थे कि उस समय के जो युग है उसको कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर मोहर बनाने के लिए, मोहर किससे बनाया जाता था? पत्थरों से। दो प्रकार का पत्थर के बारे में आप लोगों को बताए थे, एक था कार्नेलियन और दूसरा था स्फाटिक। ठीक है, यही दो चीज था। और वो लोग मोहर के रूप में मुद्रा का भी निर्माण करते थे। मतलब मुद्रा मतलब होता क्या है? पैसा, ये तो आप सभी को पता है। और उसके बाद फिर आभूषण। इन तीनों चीज़ों के बारे में यदि बात करें तो ये लोग इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इराकी खजूर और पोपलर के पेड़ों की लकड़ियाँ गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लोग जो है, आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि इराक जो जगह है वहाँ पर एक अलग प्रकार का खजूर आता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो खजूर आता है उसकी तुलना में वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। जैसे आप लोग मार्केट में बेचते हुए देखे हो ना, तो उस टाइप का जो बड़ा बड़ा खजूर सब जो होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो वैसे खजूर के बारे में यदि बात करें तो इसके बाद फिर पेड़ों की लकड़ी के बारे में बात करें, गाड़ियों के बारे में, और गाड़ी के जो पहिए हुए या फिर नाव जो है इसका कोई खास अच्छा नहीं था। मतलब वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं। ठीक है, कह रहा कि और औजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। और औजार बनाने के लिए या पात्र मतलब क्या होता है? औजार मतलब तो पता है, सिंपल हथियार होता है। पात्र का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो पात्र का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, तो बर्तन वगैरह बनाने के लिए यदि बात करें तो वहाँ पर कोई अच्छा धातु वगैरह था नहीं। और जब वहाँ पर अच्छा धातु नहीं था तो सिंपल सी बात है, वे लोग उन सामानों को खरीदने के लिए दूसरी जगह जाते होंगे। आप लोगों को भी, जैसे कि आप लोग, इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि वे लोग दो प्रकार से उपयोग करते थे, मतलब वस्तु को खरीदने के लिए। पहला तो जो कीमती पत्थर के बारे में आप लोगों को बताएं उसके द्वारा, और दूसरा बताया था आप लोगों को वस्तु विनिमय के माध्यम से। वो लोग वस्तु को खरीदते थे वस्तु विनिमय के माध्यम से। और वस्तु विनिमय क्या था इसके बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि जब एक वस्तु के बदले में जब दूसरा वस्तु दिया जाता था तो इसको कहा जाता था वस्तु विनिमय। तो वे लोग क्या करते थे? लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी मतलब क्या होता है? वो समुद्र वाला जो जीव का जो कंकाल टाइप का जो बच जाता है उसी को सीपी कहा जाता है। शंख सीप टाइप का आप लोग सुने हो ना, बिल्कुल वही वाला। और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को वे लोग तुर्की से और ईरान से मंगाते थे। और साथ ही साथ जो वहाँ पर भी नहीं मिलता था उसको खाड़ी के पार, खाड़ी किसको कहा जाता है? खाड़ी देश या खाड़ी किसको कहा जाता है? जो समुद्र के किनारे किनारे बसा हुआ जो देश होता है उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। ठीक है, वो सब्जी वाला खाड़ी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। और वे जब उन सभी को खरीदते थे तो वास्तव में उनको भी तो कुछ देना होता था। तो वे लोग भी जो सामान बनाते थे, जैसे कि वे लोग क्या बनाते थे? तो कपड़ा बनाते थे, और उसके बाद कृषि उत्पादन जो भी होते थे उन सभी को वे लोग देते थे और बदले में वो अलग अलग सामानों को खरीदते थे। क्लियर यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। मतलब यदि हम लोग तुर्की का बात करें और ईरान का बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि संसाधन का कमी नहीं था, उन सभी जगहों पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात थी कि वहाँ पर जो भोजन उत्पादन वाला सामान था या कृषि उत्पादन करने वाला जो सामान था उन सभी की कमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि उसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। कह रहा है कि ये सभी तभी संभव हो सकता था। अब जैसे देखो, उतना दूर से सामान वगैरह लाना तभी संभव हो सकता है जब उसको लाने में सुविधा होगी। अब जैसे कि मान लेते आप ही कुछ सामान को खरीदने के लिए जाओगे, छोटा मोटा सामान को खरीदने के लिए जाओगे
तो आप अपने हाथों से आराम से उठा करके लेके आ सकते हो। अब उसी जगह मान लेते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा फ्रिज खरीदना है। बहुत बड़ा फ्रिज मतलब क्या, मतलब एक निश्चित साइज में। अब बहुत बड़ा फ्रिज मतलब एक कमरा का साइज का फ्रिज दे दिया जाए और किसी के ऊपर लाद दिया जाए तो खुद ही दब जाएगा। तो ऐसा नहीं, मतलब एक निश्चित आकार का फिर भी यदि देखा जाए तो उसको भी यदि आपको बोला जाएगा कि ठेला या तो फिर रिक्शा या तो फिर मान लेते किसी गाड़ी में चढ़ा करके ना लेकर के आप क्या करो, उसको अपने पीठ पर लाद करके लेके आओ, तो क्या आप अपने घर तक लेके आ सकते हो? नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ पर जो अभियान वगैरह होता था, मतलब दूसरे जगह जाता था, उस वहाँ से सामान खरीदता था और अपने सामानों को वहाँ पर बेचता था। तो इन सभी कामों में भी जो होता था उसको कुछ ऐसी सुविधाएं चाहिए होती थी जिसके माध्यम से वो वहाँ से सामानों को खरीद भी सकता था और वहाँ पर अपने सामानों को बेच भी सकता था। मतलब ले करके जाने में और लेकर के आने में उनको सुविधा होती, ऐसा कुछ सुविधा होना चाहिए था। हालांकि दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। और दक्षिणी मेसोपोटामिया के यदि बात करें तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने ऐसी संगठन बनाने का प्रयास किया कि संगठन मतलब समझते हो ना, जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि किसी प्रकार से एक दूसरे का काम में साथ देते हैं या एक दूसरे का मदद करते हैं, तो उसको संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो वो लोग संगठन बनाने का काम प्रारंभ किए थे ताकि संगठन में रहने से आसानी से कुछ भी सामान को लेकर के जाने में और लेकर के आने में सुविधा होती थी। आगे बताया जा रहा है कि शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी शहर को यदि बसाना है, मान लेते गांव से उसको हम लोग शहर बनाना चाहते हैं, तो शहर बनाने के लिए शिल्प, उसके बाद फिर व्यापार, उसके बाद फिर सेवा मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा काम जिसमें कुछ उत्पादन नहीं होता है बल्कि फिर भी उसको कुछ सहायता दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है सेवा। जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के बदले में हमको कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो ये मेरा काम हो रहा है, लेकिन हम क्या कुछ उत्पादन कर रहे हैं? नहीं, लेकिन बस हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम आप लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमको सेवक नहीं बोलना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन सभी के अलावे कुशल परिवहन की व्यवस्था मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि यहाँ से हमको पाकुड़ में व्यापार करना है, ठीक है, मतलब पाकुड़ के जो लोग हैं हमारे यहाँ पर आना जाना करते हैं। अब पाकुड़ के लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं, अब आने जाने के लिए यदि हम अच्छा साधन की व्यवस्था यदि नहीं करवाएंगे तो क्या वे लोग मेरे पास सामान को लेने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई 50 किलो का सामान एक ठो खरीदता है, तो वो किसी प्रकार से साइकिल वगैरह में लाद करके लेके चले जाएगा। अब मान लेते हैं कि 50 क्विंटल का सामान मेरे पास खरीदता है और हम यदि उसको बोलेंगे कि आप साइकिल में लाद करके लेके चले जाओ, तो एक बार तो लेके चले जाएगा। मान लेते हैं यदि उसको मजबूरी रहा तो दोबारा वो मेरे पास आएगा? कभी नहीं, सपना में भी सोचेगा कि इनके पास जाएंगे नहीं। लेकिन उसी जगह यदि हम ये व्यवस्था कर दे कि आप 50 क्विंटल का सामान मेरे पास खरीदते हो, तो हम खुद अपना गाड़ी से आपके वहाँ पर पहुँचा करके आएंगे, तो मेरे पास हमेशा आता रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है कि कुशल परिवहन जब होता है तो उस समय आवाजाही होने लगती है अच्छी प्रकार से, और आवाजाही जब अच्छी प्रकार से होने लगती है तो जिसके कारण शहरी विकास भी होता है। ठीक है, तो शहरी विकास होने के लिए जो परिवहन है, तो परिवहन की अच्छा व्यवस्था भी होना आवश्यक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि भरवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काट कोयला ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशु के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। देखिए उस टाइम का यदि हम लोग बात करें ना, तो उस टाइम जो है दो प्रकार से वस्तुओं को मतलब ले करके जाते थे कहीं पर। पहला यदि बात करें तो पशुओं के पीठ पर लाद करके या तो फिर बैलगाड़ी के रूप में, और दूसरा होता था नाव पर चढ़ा करके। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि पशुओं के पीठ पर लाद करके ले करके जाने में और दूसरा बैलगाड़ी के ऊपर लाद करके लेके जाने में उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। अब काफ़ी दिक्कत इसीलिए होती थी क्योंकि देखो, अब मान लेते पशुओं के ऊपर लाद करके लेके जाएंगे, अब मान लेते 4 दिन का रास्ता है, तो 4 दिन लगातार तो पशु चल नहीं पाएगा,
उसको भी रेस्ट करना पड़ेगा। पहला ये समस्या थी। दूसरा समस्या ये था कि उसमें बहुत लंबा समय लग जाता था। तीसरा समस्या ये होती थी कि जो पशु होता था उसको उसके लिए भी चारा वगैरह का व्यवस्था करना होता था। तो इन सभी के कारण क्या होता था कि उनमें खर्च बहुत ज़्यादा आ जाती थी। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। और शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में यदि बात करें तो इतना ज़्यादा बोझ उठाने के लिए वे लोग सक्षम नहीं थे। कह रहा है कि इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। और इसीलिए उस समय के हिसाब से यदि बात करें तो परिवहन का सबसे अच्छा जो रास्ता था या सबसे अच्छा तरीका था वो था जलमार्ग का। अब बोलोगे जलमार्ग से होता क्या था? तो सबसे पहली बात यह है कि जलमार्ग में मतलब नाव का जो इस्तेमाल किया जाता था, तो नाव को धक्का दे करके यदि चलाया जाता था। धक्का किससे देता था? वो लोग चप्पू से देता था। चप्पू किसको बोला जाता है? देखे होगे आप लोग कि नाव चलाने वाला जो हाथ में डंडा जैसा बड़ा बड़ा रखता है, ठीक है, वो मछली को दूर भगाने के लिए या सांप को भगाने के लिए नहीं होता है, वो धक्का देने के लिए होता है। ठीक है। दूसरा यदि देखे तरीका तो बोले क्या होते हैं, जो बड़े बड़े नाव होते हैं उसमें बड़े बड़े कपड़ा वगैरह वो लोग टांग देते हैं। और बड़े कपड़ा टांगने के पीछे कारण ये है कि हवा का जब तेज बहाव आएगा तो उस तेज बहाव के कारण जो है वो नाव भी आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और इसी के कारण जो है वो बड़ा बड़ा कपड़ा दिया जाता है। ठीक है, बहुतों को लगता होगा धूप कम करने के लिए दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जलमार्ग को सबसे अच्छा मार्ग इसीलिए माना जाता था क्योंकि सबसे पहले तो ये सबसे सस्ता होता था, क्योंकि इसमें ना तो गाय को और भैंस को या तो फिर बैल को खिलाने पिलाने का झंझट होता था और ना ही ऐसा समस्या होती थी कि रात को हम लोगों को कहीं पर रुकना है। नाव रात को भी चल सकती है और दिन को भी चल सकती है। और इसी के कारण नाव को सबसे अच्छा मार्ग के रूप में वो लोग मानते थे, मतलब नाव को नहीं जलमार्ग को मानते थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अनाज के बोरे से लदी हुई नाव या बाजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते थे, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता था। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। तो यही बात आप लोगों को बताया जा रहा है कि हवा के बहाव के कारण या पानी के बहाव के कारण जो नाव चलती थी, जिसके कारण उनमें कोई खर्च नहीं होती थी। लेकिन जब जानवरों के माध्यम से या बैलगाड़ियों के माध्यम से जब लेकर के जाया जाता था तो उन लोगों को एक्स्ट्रा रूप से जो है उन लोगों को चारा वगैरह भी खिलाना पड़ता था, जिससे खर्चा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और यदि बात करें तो मेसोपोटामिया के नहर बनाया गया था मेसोपोटामिया में, ताकि जो सामान को बड़े बड़े नदी के माध्यम से ले करके आए और गांव तक जो है वहाँ उसको आसानी से ले जाया जा सके। इसी के कारण वे लोग नहरें वगैरह भी बनाए थे। और कह रहा है कि जो प्राकृतिक जलधारा थी, जो मतलब छोटे मोटे नदी वगैरह थे, उन सभी का भी उपयोग किया जाता था बस्ती तक जो है सामानों को पहुंचाने के लिए। ठीक है, और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया है उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितना अधिक महत्वपूर्ण थी। अभी हम लोग जो है मारी नाम का एक शहर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उस शहर के बारे में पढ़ करके शायद हम लोगों को पता चल जाएगा कि उस टाइम जो है जलमार्ग के रूप में जो है व्यापार कितना अच्छा था या कितना अच्छा होता था, इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगी। या फिर उस टाइम जो दो नदियाँ थी, एक थी दजला और दूसरा था फरात, तो फरात नदी जो था, तो फरात नदी का उपयोग किस प्रकार से विश्व व्यापार के लिए या विश्व मार्ग के लिए जो है उपयोग किया जाता था, उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, हम लोगों का अगला टॉपिक है लेखन कला का विकास। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों का हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला के बारे में हम लोगों को मिला है साक्ष्य, वास्तव में लेखन कला कब से शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आंसर हम लिखा चुके हैं पहले, और इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे क्योंकि यही चीज़ थोड़ा बहुत इसमें ज़रूरी है। आगे कह रहा है कि सभी राजाओं के पास अपनी एक भाषा होती थी जिसमें उच्चारित ध्वनियों अथवा अर्थ प्रकट करती थी। हर एक राजा का, उस टाइम का यदि बात करें तो हर एक समाज का, या तो फिर हर एक राजा का बोलना या गलत रहेगा, समाज का ही बोलेंगे, हर एक समाज का अपना अपना भाषा होता था। अभी भी आप देखोगे हमारे यहाँ पर जितना भी समाज है, जैसे बंगाली समाज जो है उनका अपना लैंग्वेज है बंगाली, उसके बाद फिर भगत समुदाय को देखो उनका अपना भाषा है, मतलब हर एक का अपना अपना, हर एक समाज का अपना अपना भाषा है। ठीक, मेसोपोटामिया में भी जितने समाज थी उन सभी समाज का अपना अपना भाषा होती थी।
और उनका ध्वनि भी बिल्कुल अलग अलग होता था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसे मौखिक या शाब्दिक भावाव्यक्ति कहते हैं। जब जैसे कि लोग अपना अपना भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो दो टाइप से करते हैं। पहला क्या होता है, मौखिक रूप से, और दूसरा होता है उसको या तो फिर शाब्दिक रूप से, या तो फिर एक अलग टाइप का भाषा होता है जिसमें हम लोग इशारा करके बुलाते हैं किसी को। ठीक है, क्या है कि लिखना मौखिक भाव व्यक्ति में उतना ही अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। अब देखो, और एक चीज़ होता है भाषा का, यदि हम लोग और एक तरीका को देखें तो मुंह से तो बोल रहे हैं, ये मौखिक भाषा में आता है, और एक होता है लिखित भाषा। हम लोग लिख करके भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे मेसोपोटामिया के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, इतिहासकारों को पता नहीं है कि वे लोग किस प्रकार से भाषा बोलते थे, लेकिन हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है उस साक्ष्य के आधार पर इतिहासकार ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कह रहे हैं कि वे लोग जो है ज़्यादातर लिखित भाषा में इंटरेस्ट लेते थे। मतलब जो भी उन लोगों को कहना होता था एक दूसरे को, वो लिख करके दर्शाते थे। और लिखने का तरीका क्या होता था उन लोगों का, जैसे आप देखोगे, आप लोगों के पास यदि किताब है ना, तो यहाँ पर देखिए वो लिखने के लिए जो है कुछ इस प्रकार से जो है चित्र वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, ऐसा चित्र टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब वो लोग जो भी लिखते थे ना, तो उस लिखने के लिए वो लोग इस टाइप का चित्र वगैरह बनाते थे, ताकि एक चित्र देख करके दूसरे को समझ में आ जाए कि वास्तव में वो लोग बोलने का क्या प्रयास करते थे। ठीक है, तो आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों का है कि जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो इसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जब हम लोग लेखन कला के बारे में बात करें, या लिखित लिपि का बात करें, या लिखित भाषा का बात करें, तो इसमें हम लोगों को ये समझना है कि जो हम लोगों को बोलना है उसी चीज़ को लिख करके जो है दूसरे तक हम लोग पहुँचाते हैं। इसको लिखित भाषा बोला जाता है, या इसको लेखन कला कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। देखो, आप लोगों को कल हम बताए थे कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम कागज वगैरह था नहीं। तो वे लोग क्या करते थे, जो मिट्टी होते थे, मिट्टी से बड़े 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 या तो फिर छोटे छोटे 4 कोना आकार का क्या करते थे, पट्टी टाइप का बनाते थे। जैसे ईंटा को आप लोग देखे हो ना कि मिट्टी का पहले बनाते हैं, उसके बाद सांचा में डाल देते हैं, फिर निकालते हैं तो एक विशेष आकार का मिलता है। ठीक उसी प्रकार का वे लोग भी पट्टिकाएं बनाते थे, और जब गीला होता था तो गीला में ही वे लोग लिख लेते थे, मतलब खुरेद खुरेद करके लिख लेते थे, और इसके बाद फिर उसको सूखने के लिए दे देते थे, जिससे जब वो सूख जाता था तो वो पक्का हो जाता था। अब वो उसको मिटाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चलता है कि उस टाइम जो सबसे पहली पट्टिका के बारे में मिला है, मतलब मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका मिला है, तो वो पट्टिका लगभग जो है कहा जा रहा है कि 3200 ईसा पूर्व की है। 3200 ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 3200 साल पहले। मतलब अभी के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 5200 साल पहले का बात है। ठीक है, 5200 साल पहले मेसोपोटामिया में लिखाई प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। यदि हम लोग बात करें तो उसमें बहुत सारे चित्र भी बनाए गए हैं और कुछ संख्याएं भी दी गई है। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली है, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिर से आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ें की होंगी। कह रहा है कि जो पट्टिकाएं मिली है उस पट्टिकाओं में कुल मिलाकर के 5000 से अधिक चिन्ह मिले हैं। ठीक है, 5000 से अधिक चिन्ह मिले हैं, और उसमें बैल, मछली, रोटी और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है उसमें चित्र बनाया गया है। ठीक है, हो सकता है कि वो लोग किसी को रोटी दिखाना चाहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, रोटी ना बोल करके हो सकता है वो लोग उसको चित्र बना करके लोगों को दिखा देते थे, ताकि लोग उसको समझ लेते थे कि वास्तव में वो लोग क्या बोलने का प्रयास करते हैं। अब जैसे किसी को बोलना होगा बैल, तो उसको क्या करना होता था, हो सकता है कि उसको चित्र बना करके दिखाना पड़ता था कि बैल, इसका मतलब लोगों को समझ में आ जाता था कि वे लोग बैल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ बैल, मछली और रोटियां आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली है, जो वहाँ की दक्षिण शहर उरुक के मंदिर से आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। कह रहे कि ये सभी चीज़ हो सकता है कि मतलब वहाँ पर जो मंदिर था ना, उरुक नाम का जो शहर था, वहाँ पर जो मंदिर था,
तो मंदिर आने वाली और मंदिर से बाहर जाने वाली जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, हो सकता है कि उन सभी चीज़ों को उसमें दर्शाया गया था। साथ ही साथ कह रहा है कि स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। देखिए, हो सकता है कि उन लोगों को लेखन कला के बारे में तब जरूरत पड़ी या लेखन कला के जरूरत तभी पड़ा होगा, हो सकता है जिस टाइम उन लोगों को लगा कि हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार में जो भी हिसाब किताब हो रहा है उन सभी चीज़ को लिखना जरूरी है। जब उन लोगों को लगा कि इतना बड़ा व्यापार का हिसाब किताब लिखना जरूरी है, तो ही जाकर के हो सकता है वे लोग क्या किए कि लेखन कला का खोज किए, या हो सकता है लिखना आरंभ किए होंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को देखिए, आप लोगों को नीचे चित्र दिखाई दे रहा होगा किताब में, देखिए 2 पट्टिका का दिया गया, ये मिट्टी का बना हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर खुरेद करके जो है बनाया गया है, मतलब जो लिखना है वो लिखा गया है। और उसके नीचे देखिएगा आप लोग दूसरा वाला पट्टिका में कि वहाँ पर एक 4 कोना वाला एक चित्र बनाया गया है। ठीक है, और उस चित्र में कुछ और लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को यदि पढ़े तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी की गीला करता था और फिर उसे गूंथ कर और थप कर एक ऐसे आकार की पट्टी के रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने हाथ से पकड़ सके। मतलब एक इतना बड़ा साइज का वे लोग उस पट्टिका को बनाते थे जिसको वो अपने हाथों से आसानी से पकड़ सकते थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था, फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर किलाक्षर लिपि बना देता था। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि जब वो नम होता था, मतलब जब आकृति देने के बाद जब वो नमी होता था ना, मिट्टी जब सूखा नहीं होता था, तो गीली मिट्टी पर ही वो सरकंडे की तीली के नोक से लिखते थे। सरकंडे क्या होता था कि एक प्रकार का, मतलब जो देखो ना आप लोग नदी के किनारे किनारे वगैरह कहीं पर जो मतलब लिखने के लिए काम टाइप का आता है, अभी तो हम लोग लिखने के लिए नहीं, लगभग झाड़ू बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग नदी वगैरह कहीं इधर जाते हो या तो फिर खेत वगैरह जाते हो तो आपके पैर तरफ जो है, मतलब जो जीन्स वगैरह जो है उसमें चिपक जाता है, तो सरकंडा जो है, तो सरकंडे की, तो उसी के नोक से जो है वो लोग लिखते थे। और लिखने के लिए जिस लिपि का वो लोग उपयोग करते थे उसको किलाक्षर लिपि कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार आया है कि मेसोपोटामिया के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे, तो वो लोग किलाक्षर लिपि का उपयोग करते थे। ठीक है, जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तन जैसे ही मजबूत हो जाती थी। कह रहा है कि जब इसको धूप में सुखाया जाता था तो ये क्या हो जाता था, सख्त हो जाता था, मजबूत हो जाता था। और जब मजबूत हो जाता था तो जैसे बर्तन बनाने के बाद जितना मजबूत बन जाता था उतना ही मजबूत ये भी हो जाता था। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब अंतर्गत या गैर जरूरी हो जाता था तो उसे मिट्टी को फेंक दिया जाता था। अब देखो, लिखा जाता था, जब तक वो जरूरी होता था तब तक वो क्या करते थे, उसको अपने पास रखते थे। जैसे ही उसका काम हो जाता था उसके बाद फिर क्या करते थे, उसको वो फेंक देते थे। अब जो फेंक दिया था तो हो सकता है कि अभी वो हम लोगों को जानकारी मिला है उसके बारे में। तो देखो, जो फेंक दिए होते थे वे लोग, तो अभी हम लोगों को मिला है, मतलब इतिहासकारों को जो मिला, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पता लगाया, इतिहासकारों ने पता लगाया कि वास्तव में वे लोग इन सभी चीज़ का उपयोग जो है हिसाब किताब करने के लिए करते थे और इसी के कारण जो है इन सभी को बनाया जाता था, क्योंकि हिसाब किताब वाला ही ज़्यादातर मिला है। आगे बताया जा रहा है कि ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। अब उसको फेंक दिया जाता था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि एक बार जब वो सूख जाता था तो उस पर फिर से हम लोग नहीं लिख सकते थे। हम लोग क्या, मतलब मेसोपोटामिया वासी जो है नहीं लिख सकते थे, जिसके कारण उसको फेंक देते थे। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वो कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। अब वो लोग जितना बार हिसाब करते थे, चाहे वो हिसाब छोटा हो या बड़ा हो, हर बार उसको अलग अलग पट्टिकाओं की भी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि पट्टिका एक बार सूख जाता था तो फिर उस पर लिखा नहीं जाता था। इसी के कारण हर बार उसको अलग अलग पट्टिका भी बनाना पड़ता था।
इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो इसीलिए जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुआ ना, तो इसमें हम लोगों को बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, मतलब 100 या उससे ज़्यादा की संख्या में जो हम लोगों को ऐसे पट्टिकाएं मिली है। और उसी पट्टिकाओं के कारण जो है आज हम लोगों को उतना साल पुराना, मतलब लगभग 5000, 7000 या 9000 साल पुराना जो है जानकारी आज हम लोगों को मिल पा रही है। उतना लंबा समय तो कोई तो जिंदा नहीं है कि वो आएगा और हम लोगों को बता के जाएगा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो जो ये सब मिला है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाक्षर हो गए और भाषा सुमेरियन थी। देखो, वे लोग कीलाक्षर लिपि का उपयोग तो करते थे, लेकिन वे लोग भाषा के रूप में जो है सुमेरियन भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ बताया जा रहा है अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए ही अब पट्टिका का उपयोग नहीं करने लगा, वो लोग और भी चीज़ों का उपयोग करने लगे, जैसे शब्दकोश बनाने में। जैसे मेसोपोटामिया में एक चीज़ फेमस है कि वो लोग जिन चीज़ों को लिखते थे ना, उसका अलग भाषा में भी अनुवाद करते थे। अब अलग भाषा में अनुवाद करते थे, जिसके कारण आज हम लोगों को सटीक और सही जानकारी प्राप्त है कि वास्तव में वो लोग क्या क्या लिखा करते थे। शब्दकोश, जिसको आप लोग अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हो, तो एक डिक्शनरी के रूप में जो वे लोग उपयोग करते थे। साथ ही साथ भूमि हस्तांतरण, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यदि भूमि जाता था, मतलब हो सकता है वो बेच देता होगा या राजा किसी को गिफ्ट देता होगा, तो भूमि जब दूसरे तक जाता था तो उसके लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए भी जो है उसका उपयोग होता था। और राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, मतलब राजा क्या क्या काम कर रहा है उस काम का वर्णन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस टाइम कानून में भी जो परिवर्तन होता था, उस कानून का परिवर्तन को भी उसमें लिखा जाता था। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। ये आप लोगों को हम शायद VBI लगवाए हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो सुमेरियन भाषा थी। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। सुमेरियन भाषा के बाद धीरे धीरे जो है अक्कादी भाषा वहाँ पर फैलने लगा और अक्कादी भाषा वहाँ पर लोगों के द्वारा बोला जाने लगा। फिर कह रहा है कि अक्कादी भाषा में कीलाक्षर लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। और इसके बाद कीलाक्षर लिपि में ही जो यहाँ पर अक्कादी भाषा है वो लगभग 2000 सालों तक उस समय लिखा जाने लगा। ठीक है, तो इसके बाद और भी टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।